नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 5 बीघा जमीन। ये जमीन अब मेरी है और आज के बाद कोई भी इस पर अपना हक जताने की हिमाकत मत करना। सपना ने पूरे आंगन के सामने कागज हवा में लहराते हुए कहा तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज ही छीन ली हो। जिस जमीन को लेकर पिछले 2 साल से रोज घर में महाभारत हो रही थी, जिस जमीन पर उसके ससुराल वाले कित नजरें गड़ाए बैठे थे, आज उसी जमीन के असली और पक्के कागज सपना के हाथ में थे। सास सुलोचना जी गुस्से से कांपने लगी। बहू होकर हमारे सामने खड़े होकर जुबान लड़ा रही है तू। सपना की आंखों में भी पहली बार डर का नामो निशान नहीं था। उसने बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, जुबान नहीं लड़ा रही माँ जी, बस अपने पिता की दी हुई अमानत बचा रही हूँ। आंगन में खड़े उसके पति नमन ने भी तीखी आवाज में कहा, इतना घमंड अच्छा नहीं है सपना, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। सपना कड़वाहट से मुस्कुराई, घर मेरा है नमन, जब से इस चौखट पर कदम रखा है तब से यही सुन रही हूँ कि मैं इस घर के लिए पराई हूँ। मेरे मायके से आने वाली हर चीज पर इस घर का हक है, लेकिन इस घर की किसी चीज पर मेरा हक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सबके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि पहली बार किसी ने इतना कड़वा सच उनके मुंह पर दे मारा था। असल में सपना के पिता की अचानक मौत के बाद गांव में उनकी 5 बीघा पुश्तैनी जमीन सपना के नाम ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जमीन हाईवे के बिल्कुल किनारे थी, इसलिए कुछ ही सालों में उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी। शुरू में ससुराल वालों ने बहुत प्यार से समझाया कि जमीन बेचकर पैसे नमन के नए बिजनेस में लगा दो। फिर धीरे धीरे वो प्यार दबाव और प्रताड़ना में बदल गया। सुलोचना जी रोज ताना मारती, बहू आखिर लड़की का मायका कब तक साथ देता है, कोई भाई तो है नहीं तुम्हारा, सब कुछ तो आखिर ससुराल का ही होता है। देवर पीयूष भी मौका मिलते ही चौका मार देता, भाभी जमीन निकाल दीजिए, भैया नई फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो पूरे परिवार के साथ पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन सपना जानती थी कि उसके पिता ने अपनी आखिरी सांस तक कितनी मेहनत से वो जमीन बचाई थी, इसलिए वो हर बार बात हंसकर टाल देती। एक शाम जब वो रसोई में रात का खाना बना रही थी, तब उसे सुलोचना जी के कमरे से कुछ खुसफुसाहट सुनाई दी। सास, पति और देवर आपस में बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। सपना चुपचाप पैरों की आहट दबाकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। नमन कह रहा था, अगर सपना सीधे सीधे नहीं मानेगी तो हम किसी तरह उसके फर्जी दस्तखत करवा के पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा लेते हैं, बाद में जमीन चुपचाप बेच देंगे। सुलोचना जी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बहू को ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद लड़की की हर चीज पर उसके पति का ही कानूनी हक होता है। यह सुनते ही सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात सिर्फ सलाह या दबाव तक नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उस रात उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने उसके इरादों को फौलाद बना दिया। अगले ही दिन सपना बिना किसी को कुछ बताए सुबह की पहली बस पकड़कर अपने मायके वाले गांव निकल गई। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले तहसील से उस जमीन के सारे सरकारी कागज दोबारा निकलवाए और शहर के एक बड़े वकील से मुलाकात की। वकील ने सारे दस्तावेज देखकर साफ कहा, ये जमीन कानूनी रूप से 100% आपके नाम पर है। आपकी मर्जी और आपके अंगूठे या दस्तखत के बिना दुनिया का कोई भी इंसान इसे बेच नहीं सकता। यह सुनकर सपना के दिल का बोझ थोड़ा हल्का तो हुआ, लेकिन मन का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे उस छत पर भरोसा नहीं रह गया था जिसे वो अपना घर कहती थी। जब वो शाम को वापस ससुराल पहुंची तो नमन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कहाँ गई थी बिना बताए? उसने मुख्य दरवाजे पर ही उसे रोककर कड़े लहजे में पूछा। सपना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने गांव गई थी। क्यों? अपने जमीन की हिफाजत करने। इतना सुनते ही नमन का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि सपना को उनकी साजिश की भनक लग चुकी थी। उस रात डिनर टेबल पर अजीब सी खामोशी थी, कोई भी एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा था। तभी सुलोचना जी बात घुमाते हुए बोली, बहू हम तो हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते हैं, लेकिन तुम तो हमें अपना दुश्मन मानने लगी हो। सपना ने इस बार सीधे वार किया, जो लोग मेरी पीठ पीछे मेरी ही जमीन को धोखे से बेचने की योजना बनाए, उन्हें मैं अपना शुभचिंतक कैसे मान लूं माँ जी? उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। नमन ने अपनी चोरी छिपाने के लिए
गुस्से का नाटक किया। किसने कहा तुमसे ये बकवास? सपना ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, जिस दिन तुम तीनों कमरे की कुंडी लगाकर पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे थे, उस दिन मैं बाहर खड़ी तुम्हारी एक एक बात रिकॉर्ड कर रही थी। हालांकि उसने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, पर उसका तीर निशाने पर लगा। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद सपना को गांव के एक चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि कुछ अनजान लोग उसकी जमीन का मुआयना करने आए थे और खरीदारों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्हें नमन ने भेजा था। उस रात सपना कमरे में अकेले बहुत रोई। उसे दुख जमीन का नहीं था, दुख इस बात का था कि जिस पुरुष को उसने अपना सर्वस्व माना था, वही उसके भरोसे की धज्जियां उड़ा रहा था। लेकिन इस बार उसने कमजोर पड़ने के बजाय एक ठोस कदम उठाया। उसने अगले ही दिन गांव जाकर अपनी जमीन के चारों तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यह संपत्ति सपना शर्मा की निजी संपत्ति है। इस पर किसी भी तरह का सौदा करना कानूनी अपराध माना जाएगा। मालिक सपना शर्मा। जब ये खबर ससुराल पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। सुलोचना जी छाती पीट कर चिल्लाई, पूरे खानदान की थू थू करवा दी इस लड़की ने। पीयूष बोला, बाजार में लोग ताने मार रहे हैं कि बड़े भाई की पत्नी को अपने ही सुहाग पर भरोसा नहीं है। सपना ने बड़ी शालीनता और दृढ़ता से कहा, भरोसा कमाया जाता है पीयूष, धोखे की बुनियाद पर छीना नहीं जाता। उसकी बात सुनकर नमन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसे पहली बार लगा कि पैसे के लालच में उसने अपनी पत्नी का सम्मान खो दिया है। कहानी का असली इम्तिहान होना अभी बाकी था। करीब एक हफ्ते बाद आधी रात को अचानक सुलोचना जी की तबीयत बेहद बिगड़ गई। उनके सीने में असहनीय दर्द हुआ और वे सांस लेने के लिए तड़पने लगी। घर में कोहराम मच गया। नमन और पीयूष के हाथ पैर फूल गए। उस समय नमन का सारा पैसा एक अटकी हुई डील में फंसा था और घर में इमरजेंसी के लिए कैश नहीं था। नमन बदहवास होकर आधी रात को दोस्तों को फोन मिलाकर पैसों की भीख मांगने लगा, लेकिन इतनी रात को किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी सपना बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई। अपनी अलमारी के गुप्त लॉकर से अपनी माँ के दिए हुए सोने के कंगन और अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर आई और नमन के हाथ में रख दी। उसने कहा, बहस का वक्त नहीं है, माँ जी को तुरंत एम्बुलेंस में डालिए। अस्पताल पहुंचते ही सपना ने खुद दौड़ भाग करके फॉर्म भरे और अपनी जमा पूंजी काउंटर पर जमा करवाकर इलाज शुरू करवाया। 2 दिनों तक वो बिना सोए बिना ठीक से खाए सुलोचना जी के बेड के पास बैठी रही। उन्हें चम्मच से सूप पिलाना, स्पंज करना, डॉक्टरों के चक्कर काटना, सब उसने अकेले किया। नमन और पीयूष बस लाचार होकर बाहर खड़े देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वे सिर्फ 5 बीघा जमीन समझ रहे थे, वही इस मुश्किल घड़ी में उनके घर की अन्नपूर्णा और रक्षक बनकर खड़ी थी। तीसरे दिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब घबराने की बात नहीं है, सुलोचना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सपना का हाथ अपने कमजोर हाथों में थाम लिया, लेकिन शर्मिंदगी इतनी बड़ी थी कि आवाज नहीं निकली। अस्पताल से घर लौटने के बाद घर का पूरा माहौल बदल चुका था। अब घर में कोई चीख पुकार नहीं थी, बल्कि एक भारी आत्मग्लानि का सन्नाटा था। इसी बीच गांव से खबर आई कि हाईवे चौड़ा होने का काम शुरू हो गया है और सपना की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा सरकारी दायरे में आ रहा है, जिसके बदले सरकार की तरफ से बहुत बड़ा मुआवजा अलॉट हुआ है। ये खबर सुनते ही पीयूष की आंखों में फिर चमक आई। भाभी, अब तो करोड़पति बन गए हम। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, नमन ने कड़क आवाज में उसे डांट दिया, चुप बैठ पीयूष, अपनी घटिया सोच बंद कर। हर चीज को पैसे की तराजू में तोलना बंद कर दे। पीयूष सन्न रह गया। नमन सपना के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम लोग लालच में इतने अंधे हो गए थे सपना, कि सामने खड़ी लक्ष्मी का अपमान कर बैठे। हमने जो किया उसके लिए शायद भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। उस रात नमन सपना के पास आया और रोते हुए बोला, सपना, मैं एक पति के रूप में पूरी तरह हार गया। मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें ही प्रताड़ित किया। अगर हो सके तो इस गुनहगार को माफ कर देना।
सपना ने उसे देखा। दिल के घाव गहरे थे और भरोसा एक दिन में नहीं बदलता। लेकिन नमन की आंखों के आंसू सच्चे थे। नमन ने आगे कहा, मैं आज इस घर के मंदिर के सामने कसम खाता हूँ, उस जमीन का एक दिन का भी तुम्हारी मर्जी के बिना कोई नहीं छुएगा। वो तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। पूरा 1 महीना बीत गया। घर में किसी ने जमीन, पैसा या मुआवजा शब्द का नाम तक नहीं लिया। सुलोचना जी अब खुद उठकर सपना के लिए चाय बनाती थी और पीयूष उसका हर हुक्म मानता था। एक दिन गांव के सरकारी दफ्तर से मुआवजे का फाइनल चेक लेने का बुलावा आया। सपना नमन के साथ वहां गई। चेक बहुत बड़ी रकम का था। घर लौटकर सपना ने सुलोचना जी, नमन और पीयूष को आंगन में बिठाया। तीनों के दिल धड़क रहे थे कि शायद सपना अब चेक लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाएगी या कोई बड़ा फैसला सुनाएगी। सपना ने वो चेक सुलोचना जी के हाथों में रख दिया। सब चौंक गए। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, जमीन मेरे पिता की निशानी है, उसे मैं कभी नहीं बेचूंगी। लेकिन ये जो सरकारी मुआवजा मिला है, ये इस परिवार का है। इससे नमन अपना रुका हुआ बिजनेस शुरू करेंगे और पीयूष की आगे की पढ़ाई का खर्च पूरा होगा। सुलोचना जी ने चेक बेड पर फेंका और सपना को गले से लगा लिया। नहीं बेटी, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। हमने जो पाप किया था, तूने अपनी अच्छाई से हमें उस आग से निकाल लिया। हमें माफ कर दे बेटी। नमन की आंखें भी नम थी। उसने कहा, इस पैसे पर सिर्फ तुम्हारा हक है सपना। सपना ने नमन का हाथ पकड़ा और कहा, रिश्ते अगर पैसे से खरीदे जाते तो उस रात अस्पताल में माँ जी के सिरहाने कोई नोटों की गड्डी नहीं बैठती। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती मानकर सुधर जाए वही अपना होता है। कुछ ही महीनों में नमन का काम फिर से चल पड़ा। घर में अब पैसों की नहीं बल्कि खुशियों और सम्मान की रेलम पेल थी। सुलोचना जी अब गर्व से पूरे मोहल्ले में कहती थी कि उनके घर बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी आई है। एक शाम आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी सपना ने आसमान की तरफ देखा और अपने पिता को याद करते हुए मन ही मन कहा, बाबूजी देखिए, आज आपकी बेटी ने आपकी जमीन भी बचा ली और अपना उछड़ता हुआ परिवार भी। सपना को समझ आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी को हराकर नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाते हुए अपनों का दिल जीत कर हासिल की जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।